दोस्तों नमस्कार। बहुत बड़ा सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश को अपनी जीत का दिखलाया है और बहुत बड़ा सपना बीजेपी के भीतर स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी ने भर दिया है और प्रचारक रहे नरेंद्र मोदी ने संघ को भी समझा दिया है कि दरअसल जिस रास्ते वह चल पड़े हैं सत्ता उन्हीं के पास रहेगी। लेकिन सत्ता अपने पास रहे इसके लिए टेनी भी चलेगा। इसके लिए लोकसभा के स्पीकर को भी चुनाव मैदान में आना होगा। इसके लिए मथुरा से हेमा मालिनी को दोबारा उतारना पड़ेगा और इसके लिए शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से चुनाव लड़ना पड़ेगा और इसके लिए लखनऊ से राजनाथ सिंह का भी टिकट बरकरार रहेगा। और दिल्ली चूंकि पढ़े लिखे लोगों की जगह है, यहां पर लोग जागरूक हैं और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जब एक साथ लड़ रही है तो ऐसे में सिवाय इसके कि एक चेहरे को अभी तक बरकरार रखा गया, वह मनोज तिवारी का चेहरा है, बाकी 4 सीटों पर बिल्कुल नए 4 चेहरे आ गए और हर्षवर्धन सरीखे डॉक्टर जो हैं वह भी हाशिए पर चले गए, टिकट कट गया। इस पूरी फहरिस्त के 2-3 मैसेज बहुत साफ हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने 400 पार के नारे पर टिके हुए हैं या 272 की लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरा सवाल है, अगर वो 272 की लड़ाई लड़ रहे हैं तो ऐसे में कोई नया प्रयोग करने की दिशा में वह बढ़ नहीं सकते हैं। और तीसरा सवाल है, अगर 400 के नारे के आश्रय चल रहे हैं तो क्या ऐसे में उन लोगों को टिकट दिया गया है जो जमीन पर वाकई बहुत मजबूती के साथ काम करते हैं और उनकी अपनी राजनीतिक जमीन इस दौर में धीरे धीरे बड़ी हो रही है। और एक मैसेज जो लगातार जा रहा था कि आखिर में कार्यकर्ताओं को टिकट देना चाहिए और बड़े नेताओं का टिकट काटना चाहिए, यह बात इस पहली लिस्ट में खारिज हो गई। और जो चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात है, प्रधानमंत्री मोदी खुद दूसरी सीट कौन सी चुनेंगे इसको लेकर उन्होंने सस्पेंस बरकरार रखा है। अभी वह इस देश के राजनीतिक माहौल में दक्षिण भारत को टटोलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। इसीलिए केरल को छोड़कर बाकी जगहों पर कोई ऐलान हुआ नहीं है टिकटों का। बिहार को लेकर भी कोई बातचीत नहीं हुई है तो बिहार की टिकटों का भी ऐलान नहीं किया गया। महाराष्ट्र को लेकर भी संशय की स्थिति है कि पता नहीं एकनाथ शिंदे के आश्रय कितनी जीत मिलेगी या अजीत पवार क्या खेल कर पाएंगे, उस पर भी अभी खामोशी बरती गई। जिन 16 राज्यों को लेकर टिकटों का ऐलान किया गया और 2 केंद्र शासित राज्यों को लेकर जो ऐलान 195 सीटों का किया गया, उसका एक मैसेज तो बहुत साफ है, कोई बड़ा रिस्क बिल्कुल नहीं लीजिए। जिसकी अपनी जातिगत वोट बैंक को ध्रुवीकरण करने की ताकत है उसे साथ लेकर चलिए। इस दिशा में बिल्कुल कदम मत बढ़ाइए कि किसी जनता के भीतर में किसी कैंडिडेट को लेकर अगर यह स्थिति है कि वो करप्ट है, वो क्रिमिनल है, तो फिर भूल जाइए, ऐसी परिस्थिति को लेकर कुछ नहीं होगा। लेकिन इन परिस्थितियों के बीच आज जब नाम का ऐलान होने वाला था 195 सीटों को लेकर, तो सुबह सवेरे 2 नाम क्यों सोशल मीडिया में घूमने लगे, उन्हीं नाम के जरिए जो बकायदा ट्वीट करके बता रहे हैं कि हमें कोई दूसरा काम भी है तो अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। गौतम गंभीर दिल्ली से और हजारीबाग से जयंत सिन्हा, इन दोनों ने खुद को मान लिया या तो संन्यास ले रहे हैं या फिर अपने अपने क्षेत्र में काम करेंगे। अचानक क्यों नहीं प्रकृति की चिंता जयंत सिन्हा को हो गई और क्रिकेट को लेकर चिंता उसी तर्क से हो गई जैसे सनी देओल फिल्मों को लेकर बेचैन है, तो फिर क्रिकेट को लेकर गौतम गंभीर भी बेचैन हो गए और उन्होंने कहा वो टिकट नहीं लड़ेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो संन्यास की दिशा में जा रहे हैं जहां पर वो अपना प्रोफेशनल काम करेंगे। ये मैसेज है क्या? राजनीतिक तौर पर इस मैसेज का 2 मतलब है। क्या वाकई अगली खेप में कोई बड़ा सरप्राइज देने की स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी आ जाएंगे? पहले 195 सीट ने तो बतला दिया कि बिल्कुल नहीं। और एक चीज और समझ लीजिए कि दरअसल बीजेपी अपने बूते 2014 में 427 सीटों पर लड़ी थी, 2019 में 436 सीटों पर लड़ी थी,
2014 में उसका स्ट्राइक रेट जो था वो तकरीबन 66% था। 2019 में स्ट्राइक रेट 70% था। लेकिन इस दौर में नारा लगाया गया है 370, और वह भी कितनी सीटों पर लड़ेगी? मैक्सिमम कहा जा रहा है बीजेपी 450 सीटों पर लड़ सकती है, कुछ कम भी हो सकता है, यानी स्ट्राइक रेट 80 के पार ही रहेगा। तो क्या वाकई भारत की राजनीति में जिस 80% जीत का गारंटी के साथ 370 का नारा प्रधानमंत्री लगा रहे हैं, उसमें एक के बाद एक नामों को परखा जाए, राज्यों को परखा जाए, क्योंकि आज ऐलान ही इस बात को लेकर हुआ कि हम भौगोलिक तौर पर अपना विस्तार चाहते हैं, हम प्रदेशों में अपना विस्तार चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बड़ी तादाद में जो बीजेपी के सहयोगी एनडीए हैं उनका भी विस्तार हो जाए। यह बोलने की जरूरत होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि सीटों के आकलन और सीटों को बांटना दोनों परिस्थिति में अभी तक उत्तर प्रदेश एक बेहतरीन प्रयोग रहा है, जहां पर आरएलडी को 2 सीट दी गई, अपना दल को 2 सीट दी गई और बाकी 2 राजनीतिक दलों को 1-1 सीट दी गई। बिहार में कमोवेश क्या खेल होगा नीतीश कुमार के साथ, कोई नहीं जानता है, लेकिन एक बात बीजेपी के लोग समझ चुके हैं। दरअसल चुनाव जीतना सबसे महत्वपूर्ण है, तो कांग्रेस का हर वो शख्स बर्दाश्त किया जाएगा, हर वो शख्स जो जीत सकता है उसको साथ लिया जाएगा, और जो मदद कर सकता है बीजेपी को आगे बढ़ाने में उसको साथ माला भी पहन ली जाएगी, माला भी पहन ली जाएगी। हमें लगता है कि आज तमाम कच्चे चिट्ठे को खोला जाए और समझा जाए इस बात को लेकर कि जयंत सिन्हा को क्यों कहने की जरूरत पड़ गई कि मैं पार्टी के इकोनॉमिक और गवर्नेंस से जुड़े मामले पर देखता रहूंगा, काम करता रहूंगा, लेकिन मैं ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से जुड़े भारत और दुनिया में चल रहे काम पर अब फोकस करना चाहता हूं। गौतम गंभीर को क्यों कहना पड़ा कि क्रिकेट से जुड़े कुछ कमिटमेंट्स हैं? इसी दौर में रमेश भिदोड़ी का दिल्ली में टिकट क्यों कट गया? इसी दौर में दिल्ली के भीतर जो इस देश के विदेश मंत्री राज्य स्तर की हैं, उन मीनाक्षी लेखी, उनका टिकट भी क्यों कट गया? इसी दौर में नामों का जिक्र किया जाए तो सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज की जरूरत एक झटके में नई दिल्ली से क्यों पड़ गई? वो बहुत हाल में आई है, पार्टी के साथ जुड़ी है, लेकिन चेहरा है। सुषमा स्वराज की लेजेसी को वो लेकर चल सकती हैं। और इन सब के बीच साहेब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा, उनका टिकट भी कट गया और उनकी जगह कमलजीत शेरावत को टिकट दिया गया। रमेश विधोड़ी की जगह रामवीर विधोड़ी को टिकट दिया गया। मीनाक्षी लेखी की जगह बांसुरी स्वराज को दिया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट करा तो प्रवीण खंडेलवाल को टिकट दिया गया, जो व्यापारियों के भीतर लोकप्रिय हैं। और प्रवीण खंडेलवाल एक वक्त जीएसटी को लेकर बहुत सवाल किया करते थे, व्यापारियों को राहत और रियायत देने का जिक्र करते थे, लेकिन राहत रियायत तो मिली नहीं, लेकिन उनके काम का असर कि उन्हें टिकट चांदनी चौक से दिया गया है, जो सबसे क्रूशियल माना जाता है। और इसी प्रक्रिया के भीतर बड़ा महत्वपूर्ण है कि लखीमपुर खीरी में जरूरत अजय मिश्रा टेनी की पड़ गई, जिनके बेटे ने किसानों को रौंद दिया था अपने जीप के जरिए। और इसी दौर में जरूरत पड़ गई और किसी की नहीं बल्कि दुष्यंत सिंह को भी उतारना पड़ा झालावाड़ से, जो कि वसुंधरा राजे के बेटे हैं। विदिशा से टिकट दिया गया शिवराज सिंह चौहान को। कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह इस बार फिर एटा से चुनाव लड़ेंगे और हेमा मालिनी मथुरा से ही चुनाव लड़ेगी। गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा से महेश शर्मा ही चुनाव लड़ेंगे और मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान ही चुनाव लड़ेंगे। स्मृति ईरानी अमेठी से ही चुनाव लड़ेगी और फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति ही चुनाव लड़ेगी और फैजाबाद यानी अयोध्या के इलाके से लल्लू सिंह ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन निर्वाह को भी टिकट दिया गया, जिन्होंने एक वक्त चैलेंज किया था कि वो हरा देंगे अखिलेश यादव को। इस बार उन्हें फिर से टिकट दिया गया है। रवि किशन, इनको भी दोबारा टिकट दिया गया। जरूरत हर चीज की है और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में ओम बिरला जो लोकसभा के स्पीकर हैं, उनको भी कोटा से चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी गई। वो चाहते थे कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में वह बने रहें, क्योंकि रास्ता उनका उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति की दिशा में जा नहीं रहा है। जो उनके दिल के भीतर की बेचैनी थी, उससे हटकर मुख्य धारा की राजनीति में आ जाए तो बड़ी बात होगी। अब इस पूरी प्रक्रिया के भीतर 2-3 सवाल और बड़े हो गए हैं।
राजनीतिक तौर पर यह कहा जा रहा था कि कद्दावरों को काउंटर करके कार्यकर्ताओं के भीतर उम्मीद जगाकर इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी जो बीजेपी से बड़े हो गए हैं वो अपना कद दिखाएंगे। और उनके कद का मतलब क्या होता है, हमें लगता है दो तस्वीर आज एक साथ देख लीजिए, उसके बाद इसका विश्लेषण किया जाएगा कि क्यों 272 को लेकर एक हांफने की परिस्थिति बीजेपी के भीतर बन रही है। ये दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर में हार पहनते हुए बीजेपी के नेताओं से घिरे हुए दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस हार के भीतर जो राजनाथ सिंह का प्रयास और जेपी नड्डा का प्रयास और दोनों को नहीं घुसने देने की परिस्थिति में जिस तरीके से अमित शाह का प्रयास, ये तीनों प्रयास नजर आते हैं। लेकिन उसके बाद एक दूसरी तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन पहले इस तस्वीर को याद कर लीजिए, यह याद करने भर की तस्वीर है। राम, मोदी जी को जय श्री 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 राम। दरअसल यह तस्वीर सिर्फ आपको याद दिलाने भर के लिए थी, क्योंकि जिस अगली तस्वीर को हम आपको दिखाना चाह रहे हैं वो बहुत साफ बतलाती है कि प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं हर हाल में चुनाव जीतें और उन्हें पता है कि किसकी कहां कितनी जरूरत होती है। और वह बीजेपी का ना हो तो भी चलेगा, क्योंकि एक लंबी फेरिस्त है इस दौर में, चाहे वो मिलिंद देवड़ा की हो, चाहे अशोक चौहान की हो, चाहे आरपीएन सिंह की हो, चाहे इस दौर में अलग अलग कांग्रेस के नेताओं की हो, और ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी चुनाव मैदान में अब उतरना है और चुनाव लड़ना है उन्हें भी। अब सवाल यह था कि क्या वाकई इस दौर के भीतर में बिहार की राजनीति में क्या होगा, क्योंकि गठबंधन के लिहाज से यह बड़ा संवेदनशील राज्य है। और आज एक और माला पहना रहे थे बीजेपी के बिहार के नेता, और उस माला से बाहर रखे गए थे नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश कुमार की तरफ हाथ बढ़ाकर अपने साथ उस माला के अंदर खींचने का प्रयास जिस लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी ने किया वह किसी को भी गदगद कर सकता है। यानी राजनाथ नहीं चलेंगे, जेपी नड्डा नहीं चलेंगे, लेकिन नीतीश कुमार जरूर चलेंगे। इस तस्वीर को फिर देखिए। नीतीश कुमार को लेकर दिल्ली में बीजेपी के चाणक्य के भीतर कई सवाल थे, अमित शाह के भीतर कई सवाल थे। और ध्यान दीजिए, नीतीश कुमार की जो एंट्री हुई उस दौर से लेकर अभी तक अमित शाह ने कहीं भी नीतीश कुमार को लेकर कोई प्रतिक्रिया दी नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि ताकत तो तभी रहेगी जब चुनाव जीतेंगे। और इस प्रक्रिया के भीतर पहली बार केरल के मल्लापुरम से डॉक्टर अब्दुल सलाम को टिकट दिया गया है। यह नाम इसलिए जरूरी है क्योंकि 2019 के चुनाव में किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को बीजेपी ने नहीं उतारा था। पहली बार केरल के मल्लापुरम से टिकट दिया गया डॉक्टर अब्दुल सलाम को। और यह सवाल बार बार आता है कि पासमानदा समाज जो मुस्लिम समुदाय के भीतर 70 से 80% है, उसको लेकर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कार्यकारिणी चाहे 2017 में उड़ीसा में हुई हो, 2022 में हैदराबाद में हुई हो, या पिछले बरस दिल्ली और भोपाल में जो हुई, बार बार पासमानदा समाज के सामाजिक न्याय का वो जिक्र करते रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव में 300 टिकट मुस्लिम समुदाय को दिए गए थे, जिसमें से 60 ही जीते थे। लेकिन सत्ता और सत्ता के साथ चुनाव और चुनाव के साथ अपने तरीके से राजनीति साधने की कोशिश, यानी सामने वाले को कमजोर करके साथ लेकर आना, और साथ जिसे लेकर आए उसके पास दूसरा कोई विकल्प ना बचे। इस प्रक्रिया के भीतर अगला सवाल यह था, क्या दक्षिण का दरवाजा, वो चाहे तेलंगाना हो चाहे कर्नाटक हो, जो दोनों राज्य इस वक्त कांग्रेस के पास हैं, और जिस आंध्र प्रदेश के भीतर चंद्रबाबू नायडू से यारी कर ली गई है, वहां पर
दखल कैसे दी जाएगी और वहां पर राजनीति कैसे साधी जाएगी, यह सवाल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि तेलंगाना की आज जिन 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारा गया, उसमें सिटिंग एमपी से हटकर दूसरा नाम बीजेपी कोई सोच नहीं सकी। और राजनीतिक तौर पर पिछली बार जिन्हें टिकट दिया गया था, उनसे राय लिए बगैर उनसे हटकर किसी उम्मीदवार को उतारने की कोशिश की नहीं गई। तो यह तो एक तेलंगाना की स्थिति है। दरअसल आज जो 195 सीटों का ऐलान हुआ, उसमें महत्वपूर्ण राज्य पश्चिम बंगाल भी है, जिसमें 26 सीटों का ऐलान किया गया। उसमें शुवेंदु अधिकारी का भी नाम है। और इस प्रक्रिया के भीतर में कई नाम इसलिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, जैसे अर्जुन राम मेघवाल जो बीकानेर से लड़ेंगे, भूपेंद्र यादव जो अलवर से लड़ेंगे, ज्योति मिर्धा जो नागौर से लड़ेंगी, आलोक शर्मा जो कि भोपाल से लड़ेंगे, प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम काट दिया गया और केरल के भीतर से अनिल एंटोनी को टिकट दिया गया, जो एके एंटोनी यानी कांग्रेस में एक वक्त जो सोनिया गांधी के सबसे करीब के दौर के थे, उनके बेटे अनिल एंटोनी को टिकट दिया गया। लेकिन एक सवाल यह भी है कि तिरुवनंतपुरम की सीट शशि थरूर की रहती है, तो उसके सामने किसे खड़ा करें? तो राज्यसभा के जो राजीव चंद्रशेखर हैं, जो आईटी डिपार्टमेंट इस दौर में देखते हैं, उनको वहां पर ले जाया गया एक मैसेज देने भर के लिए कि किस स्थिति में किस तरीके से होंगे। और सर्बानंद सोनोवाल को डिब्रूगढ़ से चुनाव लड़ना है, किरण रिजिजू अरुणाचल से चुनाव लड़ेंगे जो पिछली बार लड़े थे, लेकिन ब्रिजमोहन अग्रवाल रायपुर से लड़ेंगे। लेकिन इस दौर में रमन सिंह का नाम नहीं आपको दिखाई देगा, आप कहेंगे विधानसभा के भीतर है, लेकिन उनके राय मशविरे की जरूरत भी दिल्ली को पड़ी नहीं। और गजेंद्र शेखावत को जोधपुर से लाया गया है, तो सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ से लड़ेंगे। अब यहां पर और उत्तराखंड में अगर देखिए तो अजय टम्टा को भी टिकट दिया गया, अजय भट्ट को भी टिकट दिया गया। इस कड़ी में अगर और ध्यान दीजिए तो इस तौर पे स्मृति ईरानी अमेठी से हैं, लेकिन रायबरेली पर अभी खामोशी बरती गई। गोंडा से राजा भैया को टिकट दिया गया है और जगदम्बिका पाल डुमरियागंज से पुरानी टिकट पे ही अपने चुनाव लड़ेंगे, जहां वो पहले से लड़ते थे। 2-3 सवाल किसी के जहन में हो सकते हैं, किसी ने अपने इलाके में कितना काम किया है, उसके आधार पर टिकट दिया गया। दूसरा सवाल हो सकता है, राजनीतिक तौर पर बार बार इस बात का जिक्र था कि प्रधानमंत्री को आज बीजेपी की जरूरत नहीं है, बल्कि सत्ता बरकरार रखने की जरूरत है। और बीजेपी को प्रधानमंत्री मोदी की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का कद जो है पार्टी से बड़ा हो गया है, संघ से बड़ा हो गया है। लेकिन इस फेरिस्त के भीतर का एक दूसरा सच भी है, वो बहुत साफ बताता है कि जिस दिशा में संघ की जरूरत है, उस दिशा में संघ की जरूरत के हिसाब से उम्मीदवारों को खड़ा करना ही पड़ेगा। और इसीलिए जो अगली खेप आने वाली है उसमें संघ का प्रभाव, और इस दौर में जो संघ से जो राय मशविरा बहुत ज्यादा किया नहीं गया, लेकिन कहते हैं कि 15 सीट जिसमें उत्तर प्रदेश की कम से कम 10 सीटें हैं, उसमें संघ से राय लेनी पड़ी। राजनीतिक तौर पर यह बार बार कहा जाता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मणिपुर पर खामोश रहते हैं, जिस तरीके से ब्रिजमोशन की तरफ देखते तक नहीं है, विरोध कोई करे तो उस आवाज को दरकिनार करते हैं, और जिस लिहाज से 3 मुख्यमंत्रियों को उन्होंने दिल्ली से बैठे बैठे बना दिया, तो क्या इसी तरीके से चुनाव में उम्मीदवारों का ऐलान भी होना था? यहां पर झटका लग गया, क्योंकि जिन उम्मीदवारों की लिस्ट में तमाम कार्यकर्ता ये सोच रहे थे कि उनकी मौजूदगी होगी, उन्हें निराशा मिली है। खास तौर से इस दौर में जो असम की 11 सीटें हैं, राजस्थान की 15 सीटें हैं, गुजरात में भी इसलिए 15 सीट रोका गया क्योंकि प्रधानमंत्री अभी तय कर नहीं पा रहे हैं कि वह दूसरी सीट गुजरात से ले या वो तमिलनाडु चले जाएं। तमिलनाडु में जीत पूरे तरीके से उनके साथ ठप्पा लगेगा तो ही ऐलान होगा। कुछ तो आइडिया उन्हें यह भी दे रहे हैं कि आप 3 जगह से चुनाव लड़ जाइए, क्या जाता है, 2 सीट छोड़ दीजिएगा। तब यह सवाल है, क्या वाकई बीजेपी के भीतर उम्मीदवार की कमी हो गई है? क्योंकि राज्यसभा के लोगों को भी अब चुनाव लड़ने की दिशा में लाया जा रहा है, जिसका जिक्र हमने इससे पहले भी किया था। जो सबसे महत्वपूर्ण इस लिस्ट को लेकर 5 बड़े सवाल जो अब उठ रहे हैं कि सेकंड फेज की दिशा क्या होगी, और पहले फेज का मैसेज सेकंड फेज से हटकर क्यों होगा। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो 195 सीटों का ऐलान हुआ है, जिसमें जो शेड्यूल कास्ट है उनकी संख्या 27 है,
शेड्यूल ट्राइब है उनकी संख्या 18 है, उस लिहाज से भी समझें तो इस देश के भीतर में जो सुरक्षित सीटें हैं लोकसभा की, अगले खेप में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का ऐलान होने वाला है, वो सारी सीटें आ जाएंगी। और जो ओबीसी का नारा इस देश में लग रहा है, इस बार 57 सीट है और यह संख्या ध्यान रखिएगा, ओबीसी के दायरे में जो 57 सीटों का ऐलान किया गया है, इसमें आने वाले वक्त में तकरीबन 100 सीट और जुड़ने वाली है, यानी ओबीसी 150 पार की स्थिति में चुनाव लड़ेगा। इसको लेकर ताना बाना जो अगले खेप का ऐलान होने वाला है उसके मद्देनजर है, और उसी के दायरे में यह पहली लिस्ट 195 सीटों को लेकर जो 6 घंटे बैठक चली, उसमें 3 बातों पर लगातार जोर दिया जा रहा था कि पहली बात, जो सीट जीत सकते हैं उनको दीजिए, बाकी चीजों को भूल जाइए, यह पहला सवाल था। दूसरी बात, जिस चेहरे को लोग पहचानते हैं राष्ट्रीय तौर पर, उन चेहरों को टिकट जरूर दीजिए, यह दूसरी बात। और तीसरी बात, जो प्रधानमंत्री मोदी जिस उपलब्धियों का जिक्र करते हैं, उन उपलब्धियों के साथ जो कैबिनेट मिनिस्टर हो, स्टेट मिनिस्टर हो या इंडिपेंडेंट मंत्रालय संभाले हुए नेता हो, वो राज्यसभा से ही क्यों ना आ रहे हो, उनको भी आप मैदान में उतारिए, क्योंकि वही चेहरे इस दौर में प्रधानमंत्री की बातों को रखें या ना रखें, लेकिन उनके जरिए प्रधानमंत्री का चेहरा खुद ब खुद हर जगह चौराहे पर जब लग चुका है, रेलवे स्टेशन पर लग चुका है, हवाई अड्डों पर वही चेहरा दिखाई देता है, इस देश के तमाम लाभार्थी योजना के साथ हर विज्ञापन में जब वही चेहरा नजर आता है, तो आपको उसी दिशा में देखना होगा। और जो महत्वपूर्ण बात निकल कर आई कि गठबंधन का विस्तार यानी एनडीए का भी विस्तार करना है, उस एनडीए के गठबंधन की स्थिति कैसी होनी चाहिए, इसका एक नजारा या एक तस्वीर आज नीतीश कुमार ने दे दी, जब वो बिहार में भाषण दे रहे थे और मंच पर उनके बगल में नरेंद्र मोदी उनके भाषण को सुनकर ठहाके लगा रहे थे। सुन लीजिए, देख लीजिए, समझ जाइएगा कि बीजेपी के साथ खड़े मजबूत से मजबूत नेता और मजबूत से मजबूत राजनीतिक दलों की स्थिति होती क्या है। आप फिर पधारे हैं यहाँ, तो आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहाँ वाला काम सब हो जाए। अब आप सब तो जानते ही हैं कि हम लोगों को तो एक ही साथ ना है भाई 5 से, तो हम लोग तो मिल करके लगातार कितना काम किए हैं। आप पहले जानते हैं कि कहीं कोई काम था, कुछ नहीं था, कहीं जाने का जगह नहीं था, कोई पढ़ता नहीं था, और सब हम लोग 5 से ही सारा काम इतना बिहार में करवाए हैं। हम लोग आपस में मिलजुल करके कि आज बहुत आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम तो अब यही चाहते हैं कि आपके द्वारा जो काम हो रहा है और राज्य का जो काम हो रहा है, सब मिल करके हर व्यक्ति एकदम ठीक हो जाए। तो बीजेपी के साथ खड़े होकर या प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा के अनुसार आपको क्या क्या कहना है, यह एनडीए के वो तमाम सहयोगी नीतीश कुमार को देखकर समझ सकते हैं। लेकिन एक सवाल और है, वो सवाल है कि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी अपने बड़े सपने को पूरा करने के लिए उस छवि को लेकर चलना है जिस छवि को अभी तक निर्धारित किया नहीं जा चुका है। यानी किस छवि के आश्रय चुनाव मैदान में कूदना है, वो पूरी छवि प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द ही रहनी चाहिए। क्या वह हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर होगी, जहां पर अयोध्या में वह पूजा करते हुए दिखाई दे रहे थे, या फिर वह एक ऐसे नेशनलिस्ट की तस्वीर होगी जिसका जिक्र पुलवामा से लेकर इस दौर में दुनिया के सामने भारत किस तरीके से राष्ट्रवादी तरीके से खड़ा है, इसको बताने की जरूरत है। या फिर एक तीसरी छवि है, भारत उस बाजार के साथ खड़ा है जहां पर इकोनॉमी तीसरे नंबर पर हो जाएगी और इस देश के कॉरपोरेट बीजेपी के पीछे खड़े हो जाएंगे।
इन तीन छवि को एक साथ लेकर नहीं चला जा सकता है और माना जा रहा है कि दूसरी लिस्ट आने के बाद यह साफ हो जाएगा कि प्रधानमंत्री खुद की छवि किस रूप में गढ़ते हुए अब 2024 के चुनाव में देखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, जिससे उनका बड़ा नारा या एक बड़ा सपना जो 400 पार का है वह लोगों के जहन में और बस जाए और यह लोग समझ ना पाएं कि दरअसल 272 में भी खेल हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया।